हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर द पोर्शन विच वी हैव लेफ्ट आफ्टर कवरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत. Okay, so till now we have covered the company rule from 1773 to 1858. Okay, and and today we will cover the crown rule from 1858 to 1947. Okay, so let's start from Government of India Act 1858. So before covering this Government of India Act 1858, let's first we will try to understand what is the background after which the Government of India Act 1858 act enacted. Okay, so basically क्या हुआ कि 1857 में सेपॉय म्यूटनी हुआ. ओके, कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं वो इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जैसे कि बी.डी. सावरकर. while some historians, colonial historians, they are calling this that it is not a first war of independence, because India itself at that point of time is not a nation, so how can it become the first war of independence. Okay, तो अब हुआ क्या कि 1857 में सेपॉय म्यूटनी हुई. ठीक है, तो अब हुआ क्या कि इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को समझ गई कि इंडिया में ऐसे तो रूल कर पाना काफ़ी टफ है. सो व्हाट दे बेसिकली दे वांट द कॉपरेशन ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशंस. ओके, सो आफ्टर दैट they will make all the provisions, okay, which will directly or indirectly try to seek the cooperation of Indian. Okay, so that in futures the kind of situation which is created in 1857 will never happens. Okay, so now we try to understand the provision of Government of India Act 1858. Okay, सो सबसे पहले क्या हुआ कि अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, उसके डेजिग्नेशन को बदल करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया. ओके, दैट डजेंट मीन कि गवर्नर जनरल ही रहेगा, लेकिन इसे वाइसरॉय बोलेंगे बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया. ओके, जिसके थ्रू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल करेगा. ओके, और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए. ओके, सो हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? ओके, सो ये कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखना है. तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना. ओके, इसके बाद क्या हुआ कि जो इसने डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ना अभी तक चला आ रहा था. ठीक है, जो जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल विच कंट्रोल द पॉलिटिकल मैटर्स एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विच सा द कमर्शियल मैटर ऑफ द कंपनी. सो इन दोनों को इसने जो है एंड कर दिया. उसके बाद एक नई ऑफिस क्रिएट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो ब्रिटेन में रहता था. ठीक है, वो ब्रिटेन में रहता था और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज बेसिकली अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, और उसको असिस्ट करने के लिए, ठीक है, एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई. ठीक, जिसे इंडियन काउंसिल, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता था, जो एक एडवाइजरी बॉडी थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये एडवाइस करती थी. ओके, सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था कि इस काउंसिल का, ये 15 मेंबर वाली जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसका चेयरमैन था. ओके, अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉरपोरेट थी, जैसे कि मतलब इसको एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया. ठीक है, इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में, मतलब कोर्ट में केसेस दर्ज किए जा सकते थे. ठीक है, अगर कुछ गलत करती है तो इसे इंडिया इंग्लैंड किसी भी जगह पे, मतलब इसके खिलाफ कोर्ट में केसेस चलाए जा सकते थे. ओके, तो बेसिकली अगर हम एक तरह से देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1858 था ना, इसने कुछ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया था.
इसने बस ऐसे ही थोड़े नाम वाम चेंज कर दिए थे। ओके, बाकी जो सिस्टम था गवर्नेंस का जो पहले चला आ रहा था वो सेम ही था। ओके, बस इस एक्ट में ऐसा दिखा दिया गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली वो कंट्रोल करेगी अब इंडिया को, बट ऐसा कुछ नहीं था। इसने बस इधर उधर थोड़े नेम चेंज किए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफ़ी बार इस एक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक, तो इस एक्ट ने क्या किया कि इसने इंडियन के कॉपरेशन को, ठीक है, बढ़ाने की कोशिश की। ठीक, और इसी कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आगे जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अच्छा, अब आप इसके नेम से ही देख सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट है, मतलब कुछ काउंसिल में चेंजेस होंगे। ठीक, जो काउंसिल में मेंबर हैं उनको बढ़ाया जाएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, सो यही सब होंगे बेसिकली। ये जो आगे के 3 आने वाले एक्ट है ना, ये कुल मिला के इंडियन के कॉपरेशन को इंडियन काउंसिल में थोड़ा बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे। ठीक, तो अब इसके फीचर को हम पढ़ते हैं। सो इस एक्ट को बोला जाता है कि ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बिगिनिंग थी। ओके, बिकॉज इसके बाद जो है इंडियन के कॉपरेशन को, इंडियन जो कॉपरेशन को इनके काउंसिल में बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो था, इसने 3 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, नॉट एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। सो हियर वी हैव नीड टू बिकम अ लिटिल बिट केयरफुल दैट लॉर्ड कैनिंग ने कि 3 मेंबर जो हैं उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए इस एक्ट के थ्रू। तो वो 3 कौन थे? राजा ऑफ बनारस नंबर 1, दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला, एंड थर्ड वन इज सर दिनकर राव। इसके बाद अब इस एक्ट ने क्या, इस एक्ट से जो है डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। ओके, अभी तक क्या हो रहा था कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, 1858 तक हुआ। इसके बाद अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो और अदर प्रोविंसेस थी उनके पास भी लेजिस्लेटिव पावर उनके रिस्टोर्ड कर दिए जाएंगे। ओके, सो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव पावर इस एक्ट के थ्रू रिस्टोर कर दिए गए। ठीक, उसके बाद जो ये जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, तो अब इनके जो ऑटोनॉमी है ना, इनके ऑटोनॉमी को धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा, जो कि 1937 में जाके लगभग कंप्लीटली इंटरनल ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस को मिल जाएंगी। ठीक, इस एक्ट के थ्रू जो 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई, जैसे कि बंगाल में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में एंड पंजाब में। ठीक, और ये कब कब बनाई गई? तो बेसिकली बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 में, एंड फिर पंजाब में 1897 में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी बात है कि पोर्टफोलियो सिस्टम थी ना, उसकी भी शुरुआत 1861 के एक्ट के बाद ही हुई। अब पोर्टफोलियो सिस्टम कैसे कि जैसे जो वाइसराय की 2 काउंसिल थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो कुछ मेंबर थे ना, तो उनको ना पोर्टफोलियो अलॉट किया गया, जैसे कि उनको डिफरेंट मिनिस्ट्री दे दी गई कि भाई, और वो जो मिनिस्टर होंगे ना, मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं ना, ये एज ए मिनिस्टर वर्क करेंगे। ठीक, एंड ये क्या करेंगे कि अपने मिनिस्ट्री को लेके, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, सारा काम जो होगा ना इनके मिनिस्ट्री के अंदर, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जैसे अभी चल रहा है ना कि हाँ, मिनिस्टर होते हैं, उनके डिफरेंट पोर्टफोलियो होते हैं। ठीक है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो वैसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो सिस्टम की बात हुई। ओके, इसी एक्ट के थ्रू जो वाइसराय है ना, उसको ऑर्डिनेंस पावर इशू करने की भी ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता था आफ्टर दिस एक्ट। ओके, और उसके द्वारा ऑर्डिनेंस जो इशू किया जाता था ना, वो 6 मंथ तक उसकी लाइफ रहेगी। सो बेसिकली अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना कि जो ऑर्डिनेंस, अभी जो ऑर्डिनेंस इशू करता है ना हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, ठीक, तो बेसिकली उसकी न्यू कहाँ से है? सो उसकी न्यू जो है 1861 से है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट
एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सो लेट्स सी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें जो है जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनके नंबर को बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी भी जो मेजोरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर की ही थी। ओके, इसने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी ना उसके फंक्शन को बढ़ा दिया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकती थी, वो उसके पास पावर आ गई थी कि वो बजट को डिस्कस कर सकती थी, ठीक, कुछ क्वेश्चन को भी वो एड्रेस कर सकती थी, मतलब वो कुछ क्वेश्चन वो एग्जीक्यूटिव से पूछ सकती थी। तीसरी चीज़ में जो हुई कि कुछ नॉमिनेशन किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर की, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय के द्वारा, ठीक। लेकिन जो ये नॉमिनेशन किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसी तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो है गवर्नर ने नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ाया, किसके रिकमेंडेशन पे, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार एंड चैम्बर्स के। सो हमको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो वाइसराय थे वो किसके रिकमेंडेशन पे, तो बेसिकली इन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स, सो इनके रिकमेंडेशन पे नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करते हैं बेसिकली। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि जो देखो अब इसमें एक लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट, ठीक है। तो इसमें प्रोविजन दिया गया इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन वर्ड ही कहीं यूज नहीं हुआ था, ठीक है। जो नॉन ऑफिशियल थे सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इनके जो मेंबर हुए वो इलेक्शन के थ्रू तो हुए, लेकिन कहीं इलेक्शन शब्द का यूज ही नहीं हुआ था। अभी हमने ऊपर देखा ना कि नॉमिनेट हो रहे थे, ठीक, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन की बात की गई, लेकिन इलेक्शन शब्द का यूज नहीं हुआ। ओके, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आता है, ठीक। अब इसमें हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले याद रखनी है, ठीक, कि इसके जो है वाइसराय कौन थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, ठीक। तो मैंने जो मतलब याद, लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो मैंने इसे याद किया था सॉस मॉर्ले। ओके, सॉस मॉर्ले, ठीक। बाकी तो जो बचे मिंटो वो वाइसराय ही रहेंगे, ठीक। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविज़न को देखते हैं। तो इसने क्या किया कि इसने फर्दर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी ना उसके साइज को बढ़ाया, दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल के लेवल पे भी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे ना पहले 16 हुआ करते थे, इन्हें बढ़ा के 60 कर दिया गया, 16 to 60। ओके, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो मतलब हर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थी लेजिस्लेचर था उसमें मेंबर तो सेम होते नहीं थे, तो कोई इन्फॉर्म नहीं थे, लेकिन उनमें भी बढ़ाया गया, ठीक है, उनकी प्रोपोर्शन के हिसाब से। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी ना वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रही, ठीक है। जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिशियल अपॉइंट होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी थी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो अलाउ कर दिया गया। ओके, अब इसके थर्ड प्रोविजन को अगर देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे उसके पावर को थोड़ा और बढ़ाया गया, ठीक है। सो अब ये क्या कर सकते थे, अब ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, ठीक है। ये रेजोल्यूशन बजट पे जो है मूव कर सकते थे, ठीक। तो अब इसके फोर्थ फंक्शन की बात करें, मतलब इसके फोर्थ फीचर की बात करें, ठीक, तो इसमें पहली बार इंडियन के एसोसिएशंस, ठीक है, जो अभी देखो अभी तक जो मिल रहा था रिप्रेजेंटेशन नॉन ऑफिशियल एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिल रही थी, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ठीक है। तो अब इसके थ्रू क्या हुआ कि जो 1909 का एक्ट है इसके थ्रू क्या हुआ कि इंडियन के एसोसिएशन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मतलब इंडियन को इंक्लूड किया गया। और पहले कौन से ऐसे मेंबर थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे इंडियन मेंबर थे जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करते हैं, ठीक। अब सत्येंद्र नाथ टैगोर और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा में कंफ्यूज मत होइएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे, ओके,
वहीं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री जिन्हें मिलती है। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की, ठीक है, इसमें इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो है न्यू डाला। ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो थे ना, उन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोरेट भी कहा जाता है। ठीक, तो इसके थ्रू क्या हुआ कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब दे दिया गया। अब देखो, अब बेसिकली अक्सर मतलब लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशंस। ओके, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि किसी कम्युनिटी का मेंबर जो इलेक्शन में खड़ा होगा ना, सिर्फ उस कम्युनिटी के लोग ही उसे वोट करेंगे। ठीक, वाइल अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन की उसी कम्युनिटी का आदमी खड़ा होगा, लेकिन उस कम्युनिटी के सिर्फ लोग उसे वोट नहीं करेंगे, उसे वोट पूरी कम्युनिटी करेगी। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स, वो पूरी कम्युनिटी करेगी। ठीक, तो अभी जो सिस्टम है वो जैसे रिजर्वेशन है एससी के लिए, एससी एसटी के लिए, तो ऐसा नहीं कि बस उन्हीं की कम्युनिटी के वोट करेंगे, वोट तो सभी लोग करेंगे। तो ये रिजर्वेशन एंड ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो इसने लीगलाइज किया कम्युनलिज्म को इंडिया में। ठीक, सो आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की। ओके, सो अगस्त 20 1917 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। अब देखो, अब ये लोग मतलब बड़े ही थोड़ा लालची किस्म के लोग थे। ठीक है, तो अब देखो इस टाइम वर्ल्ड वार 1 चल रहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड वार 1 में इंडियन का कॉपरेशन लेने के लिए ये मतलब लोक लुभावनी ऐसी स्कीम अनाउंस कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना। ओके, सो बेसिकली लॉलीपॉप ही था और कुछ नहीं था। ठीक, और इससे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हम लोग थोड़ी सीख भी लेंगे। ठीक, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनेक्ट हुआ, लेकिन ये फोर्स में कब आता है आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट जो 1919 में ये इनेक्टेड तो हुआ, लेकिन फोर्स में कब आया, 1921 में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना था। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सॉस मॉन्टेग्यू, ठीक है, सॉस मॉन्टेग्यू, ऊपर सॉस मॉर्ले, ठीक, यहाँ पे सॉस मॉन्टेग्यू। ठीक, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने सब्जेक्ट को क्लासीफाई किया। ठीक है, ये पहली बार जो है इसने सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में जो क्लासीफाई किया, सेंट्रल सब्जेक्ट एक बनाए, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाए। ठीक है, तो अब सेंट्रल जो सब्जेक्ट थे उस पर सेंट्रल लेजिस्लेचर एक्ट कर सकता था इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और वो तो करता ही सेंट्रल लेजिस्लेचर, लेकिन प्रोविंसेस जो थे ना, अब वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे इंडिपेंडेंटली प्रोविंशियल लेजिस्लेटर उस पर लॉ बना सकता था। ठीक है, तो दोनों अपने अपने लिस्ट पे अपना अलग अलग लॉ बना सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था ना, इस समय भी सेंट्रलाइज और यूनिटरी ही था। ठीक, अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब एक चीज़ आपको जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या करता है कि इसने प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की। ओके, लेकिन वहीं सेंट्रल लेजिस्लेचर में इसने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरलिज्म मतलब आप अभी का सिस्टम देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, और डायरकी में क्या होता था कि डायरकी में गवर्नर होता था। ठीक है, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। ठीक, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो कुछ सब्जेक्ट थे जिस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ही वर्क करती थी। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट कौन से होते थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे। तो इस ट्रांसफर सब्जेक्ट पे लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना लॉ बनाती थी, और इसके जो मतलब वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे गवर्नर को। ठीक, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना कानून बनाती थी, इस पर लॉ बनाती थी, और लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किसको होते थे, वाइसराय थे, वो गवर्नर को। लेकिन इस पर भी गवर्नर के पास वीटो पावर होती थी। वो चाहता तो इस जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है ना, उसको भी वीटो कर सकता था। वहीं अगर जो रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो रिजर्व सब्जेक्ट पे जो कानून बनाता था वो गवर्नर बनाता था विद द हेल्प ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। ओके, सो इस तरह से सब्जेक्ट डिवाइड थे। सो बेसिकली वी कैन से दैट कि अभी भी गवर्नर के पास जो है वीटो था
कुल मिला के वही चाहता तो कंट्रोल कर सकता था चीज़ों को। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात जो है, जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है। और मतलब जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे ना, वो रिजर्व कैटेगरी में रहते थे, जिन पे गवर्नर जो है अपना कानून बना सकता था, ठीक, विद द हेल्प ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वहीं अगर जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत थी। अब इसी एक्ट ने ना फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म, अभी हमने बात की ना कि सेंटर में बाईकैमरलिज्म था और प्रोविंसेस में डायरेक्ट की थी, तो इसी एक्ट ने पहली बार बाईकैमरलिज्म की बात की एंड डायरेक्ट इलेक्शन की भी बात इसी ने सबसे पहले की, ठीक। तो अब क्या हुआ कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर से रिप्लेस होगी। अभी हमने बताया ही आपसे कि जो है अभी की जो हमारी सिस्टम चल रही है ना, जैसे लोअर हाउस अपर हाउस होती है, वैसे ही बाईकैमरलिज्म में इस टाइम भी लोअर हाउस अपर हाउस में डिवाइड हो गया था। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस नोटिस करने की ज़रूरत है, इस टाइम अपर हाउस मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट जो थे ना, इसमें इलेक्शन के थ्रू होते थे, लोअर हाउस में नॉमिनेशन के थ्रू होते थे, ठीक है। तो उल्टा था जस्ट अभी का एकदम। इसके फोर्थ फीचर की बात करें अगर हम, तो अब क्या था इसमें कि जो 6 मेंबर थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनमें 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियन होंगे, ठीक है। लेकिन जो इंडियन होंगे कमांडर इन चीफ नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी 3 मेंबर इंडियन होंगे, लेकिन वो 3 मेंबर कमांडर इन चीफ नहीं हो सकते। तब इंडियन कुल मिला के कमांडर इन चीफ की पोस्ट ले ही नहीं सकते, ठीक। और वैसे भी मतलब इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि कमांडर इन चीफ भाई काफ़ी मतलब ये ऐसी पोस्ट थी जो थोड़ा आर्मी को कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो कहाँ ही वो आर्मी को इंडियन को कंट्रोल करने को देंगे, ठीक। इस एक्ट के द्वारा जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को दिया गया था ना, वो इस एक्ट में एक्सटेंड कर दिया गया। अब किसे मिलने लगा, तो अब इसको याद रखने के लिए ना आप ऐसे याद कर सकते हैं, AISE, ए से एंग्लो इंडियन, आई से इंडियन क्रिश्चियन, एस से सिख और ई से यूरोपियन। सो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, इसे ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ओके। सो ये मेरी मतलब ट्रिक्स थी। लेकिन अभी भी जो फ्रेंचाइजी थी ना, मतलब जो वोटिंग पावर थी वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को ही थी। किस बेसिस पे, जैसे प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे, और भी कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन थी इनकम वगैरह को लेके। सो उसी बेसिस पे अभी भी फ्रेंचाइजी लिमिटेड ही थी, ठीक। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, मतलब लंदन में एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया, ठीक है। और अभी तक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कुछ फंक्शन थे ना, उस फंक्शन को हाई कमीशन ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, कुछ फंक्शन। इसी एक्ट के द्वारा द पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनी थी, ठीक है। एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इसी एक्ट के द्वारा बनी थी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात यह है कि जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी थी वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी थी, जो कि 1922 के आसपास मतलब ये गठित हुई थी। एंड ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी थी, ठीक। इसी एक्ट ने जो प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट थे ना, उनको सेपरेट किया, ठीक। और अथोराइज किया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कि वो अपना बजट जो है वो इनैक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब अपॉइंट किया जाता, ठीक है, जो क्या करता, इस एक्ट को इंक्वायर करता कि भाई कैसे ये एक्ट काम कर रहा है, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की ज़रूरत है इंडिया को कि नहीं है, तो वो इसी बेसिस पे होता। तो आइडियली कब होना चाहिए, 1929 में स्टैट्यूटरी कमीशन आना था, ठीक है। इसी एक्ट ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, तो उसको भी इसने इनॉग्रेट किया। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इनॉग्रेट किए गए, ठीक है। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में 120 मेंबर थे, जिनमें 108 प्रिंसेस थे एंड 12 रिप्रेजेंटेटिव अदर मतलब दूसरे स्टेट के भी 12 रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक। इसको हेड कौन करता था, तो इसको हेड वाइसराय करता था, ठीक है। वाइसराय मतलब गवर्नर जनरल, ठीक। और ये नरेंद्र मंडल मतलब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस करता क्या था, सो ये कुछ कॉमन इंटरेस्ट के जो आपस में कॉमन इंटरेस्ट की बातें थी ना, वो इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करता था, ठीक।
उसके बाद अब देखो एक स्टैट्यूटरी कमीशन आनी थी 10 साल बाद 1929 में, लेकिन उस स्टैट्यूटरी कमीशन को साइमन कमीशन नाम दिया गया। अब साइमन कमीशन क्यों बोला गया? क्योंकि जो इसके जो चेयरमैन थे ना वो सर जॉन साइमन थे, तो उन्हीं के नाम पे इसे साइमन कमीशन बोला गया। लेकिन ये कब आती है? नवंबर 1927 को, हालांकि इसे 29 में आना चाहिए था। ठीक है, अब ये 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमीशन था। ठीक है, लेकिन अब देखो जो 7 मेंबर थे ना वो सारे इंग्लिश थे। अब बताओ आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया के लिए करने वाले हो, लेकिन उसमें कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से साइमन गो बैक के नारे लगे जब ये आया। ठीक है, लोगों ने इसका काफ़ी अपोजिशन किया, सारी पार्टियों ने इसका अपोजिशन किया। ठीक, लेकिन फाइनली इस कमीशन ने कैसे भी अपना काम किया, 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में इसने क्या रिकमेंडेशन दिए? तो अभी जो डायरकी थी ना प्रोविंसेस में, इसको एबॉलिश करने की बात की गई। ठीक है, प्रोविंसेस को क्या बोला गया कि अब उन्हें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, अभी तक डायरकी थी लेकिन अब उन्हें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाएगा। ठीक, एक फेडरेशन स्टेब्लिश करने की बात की गई। ठीक है, फेडरेशन किसका होगा? ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट का। कम्युनल इंटरेस्ट को इसने कंटिन्यू रखने की बात की। अब इस कमीशन के प्रपोजल को ना कंसीडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मतलब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई थी। ठीक है, और इन्हीं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ठीक है एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और इसे क्या किया जाता है कि जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसको दे दिया जाता है। ठीक है, वो इसको कंसीडर करके जो अपना रिकमेंडेशन देती है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आने वाला था उसमें इसके रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक, अब इसी बीच में हम कम्युनल अवार्ड की बात कर लेते हैं। ठीक, तो रामसे मैकडोनल्ड ने 1932 में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो उसने एक्सटेंड करने की बात की थी। ठीक है, अब इसमें क्या था कि pहले ही मुस्लिम, सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन को तो मिल ही रहा था, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू जो रैमसे मैकडोनल्ड थे ना, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी जो ये कम्युनल अवार्ड था उसको अनाउंस कर दिया। अब इसके बाद गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए। गांधी जी का क्या मानना था कि अगर जो ये कम्युनल अवार्ड डिप्रेस क्लास को मिल जाएगा ना, तो डिप्रेस क्लास का इंक्लूजन नहीं हो पाएगा कभी। ठीक है, वो सेपरेट कंसीडर पहले भी किया जाता था, सेपरेट बाद अभी भी कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अम्बेडकर जी का था इस पर थोड़ा सा व्यू पॉइंट अलग था। ठीक, वो चाहते थे कि नहीं जो है इन्हें कम्युनल इलेक्टोरेट अलग से मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं येरवाड़ा जेल पुणे में। ठीक, तो फिर उसके बाद एक पूना पैक्ट होता है गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। हालांकि गांधी जी डायरेक्टली नहीं इंटरेक्ट करते इस टाइम, उन दो अपने मतलब किसी दो कांग्रेस मेंबर रहते हैं वो और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है, तो ये एक पैक्ट साइन होता है। ठीक है, और इस पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसे ले ऑफ कर देते हैं, और रिजर्वेशन जो मतलब रिजर्व सीट है उसके लिए मतलब वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, अब रिजर्वेशन इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्वेशन ठीक है। ओके, सो डिप्रेस क्लास के लिए। ठीक, तो ये रिजर्वेशन पे एग्री हो जाते हैं और इस पूना पैक्ट को जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंक्लूड कर लिया जाता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हर एक एग्जाम में बेसिकली इसको पूछा ही जाता है, इसके कुछ प्रोविजन पूछ ही लिए जाते हैं, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो हम इसको बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 10 शेड्यूल थे, 321 सेक्शन थे। ठीक है, 10 शेड्यूल एंड 321 सेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे। ठीक है, अब इसके जो फीचर थे, तो पहला फीचर इसका था ऑल इंडिया फेडरेशन की इसने बात की थी। अब ऑल इंडिया फेडरेशन किससे मिलके बनेगा? तो प्रोविंसेस रहेंगे एंड प्रिंसली स्टेट, ये यूनिट की तरह काम करेंगे। जैसे अभी स्टेट है ना और सेंटर है, ठीक वैसे ही इस टाइम जो प्रोविंसेस थे एंड प्रिंसली स्टेट उनको यूनिट की तरह ठीक है देखा गया इस ऑल इंडिया फेडरेशन में। जो पावर थी ना वो सेंटर और उसके यूनिट के बीच में 3 लिस्ट के फॉर्म में डिवाइड की गई थी। फेडरल लिस्ट थी,
जिसमें 59 सब्जेक्ट थे, 59 आइटम थे। फेडरल लिस्ट पे सेंटर जो है अपना ला बनाती, प्रोविंशियल लिस्ट थी उस पर प्रोविंसेस ला बना सकती थी, इसमें 54 आइटम थे। कॉन्करेंट लिस्ट भी थी जिसमें 36 आइटम थे, इस पे जो है बोथ सेंटर और प्रोविंसेस दोनों बना सकते थे ला। वहीं रेजिडेंसी पावर जो थी वो वाइसराय के पास रखी गई, ठीक है। सो अभी रेजिडेंसी पावर किसके पास है? अभी सेंटर के पास है, लेकिन उस टाइम किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। हालांकि जो फेडरेशन था ना वो कभी फोर्स में नहीं आ पाया, क्योंकि एक शर्त थी उसके लिए कि प्रिंसली स्टेट की सर्टेन पॉपुलेशंस, ठीक है, इतने प्रिंसली स्टेट जब राज्य करेंगे तभी जो फेडरेशन है वो फोर्स में आएगा। हालांकि वो कभी हो नहीं पाया, इस वजह से जो फेडरेशन कभी फोर्स में नहीं आया, ठीक। इसने जो था ना अभी तक क्या था कि 1919 के एक्ट में क्या था कि डायरकी क्या थी? डायरकी थी प्रोविंसेस में, ठीक है। अब इसने डायरकी को एंड कर दिया और इसकी जगह पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, ठीक। मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस इस्टेब्लिश की गई। जैसे अभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ना सेंटर में, ठीक, कि मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्टर जो हैं वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। तो वैसे जो है इसमें भी प्रोविंसेस के पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को दी गई। और ये फोर्स में कब आया? 1937 में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी वो फोर्स में आई प्रोविंसेस में, लेकिन इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में, ठीक। अब देखो डायरकी जो थी वो प्रोविंसेस में एंड हो गई, अब डायरकी कहाँ आ गई? सेंटर में आ गई। लेकिन जो ये डायरकी का जो प्रोविजन था ना सेंटर में, वो कभी फोर्स में ही नहीं आ पाया, ठीक है। बाईकैमरलिज्म जो 11 प्रोविंसेस थे उसमें 6 में बाईकैमरलिज्म इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब वो कौन कौन से 6 प्रोविंसेस थे? तो बंगाल था, बॉम्बे था, ठीक है, मद्रास था, बिहार था, असम था एंड यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। अब देखो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो यूपीएससी के हिसाब से देखिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस में ना अक्सर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो यू हैव नीड टू प्रिपेयर दिस एज वेल, ओके। उसके बाद भी जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्शन प्लेस किए गए थे बाईकैमरलिज्म के बाद भी, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन वुमेन एंड लेबर के लिए भी बात की गई, ठीक है। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन वुमेन एंड लेबर के लिए इसमें जो है बात की गई थी, ठीक है। इस एक्ट ने क्या किया कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी ना उसे एबॉलिश कर दिया। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया थी ना 15 मेंबर्स की, बाद में हाई कमिश्नर इन लंदन बन गया जिसके पास कुछ पावर ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, ठीक है। तो अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना उसको जो है उसकी जो काउंसिल थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसकी जगह पे कुछ एडवाइज़र की टीम उसके लिए प्रोवाइड किया गया, ठीक। इसने जो है ना फ्रेंचाइज से एक्सटेंड किया। अभी देखो जो 1919 का एक्ट था उसमें प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है, टैक्सेस के बेस पे, इन सब बेस पे जो फ्रेंचाइजी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ ना 1935 के एक्ट में कि 14% टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, उन्हें फ्रेंचाइजी अलॉट किया गया, ठीक। इसी एक्ट के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इसने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस एक्ट ने इस्टेब्लिश किया, ठीक। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस्टेब्लिश किया। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब दो से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने की भी बात की गई इसमें, ठीक है। उसके बाद फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश होता है, ठीक, जो 1937 में सेटअप होता है। जो म्यांमार था उस टाइम बर्मा बोलते थे, तो उसको भी इंडिया से सेपरेट किया जाता है 1937 में, ठीक। दो न्यू प्रोविंसेस बनते हैं, उड़ीसा एंड सिंध, ठीक। फेडरल रेलवे अथॉरिटी मतलब इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, जो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। इस एक्ट ने ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया। जैसे जो अभी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ऑडिटर जनरल का जो प्रोविज़न था वो किस एक्ट में था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है, अगर कोई भी टॉपिक पूछ रहे हैं तो आपको एक बार उस पर सोचना है कि इस पर क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको फैक्ट भी याद हो जाएंगे, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ना उनको काफ़ी इजीली टैकल भी कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद जो हमारा एक्ट आता है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, ठीक। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है
वो ऑफिशियली 30 जून 1948 को इंडिया में एंड हो जाएगा। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा इंडिया में उसको पावर ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसको सुन के कि भाई, क्योंकि मुस्लिम लीग को पार्टीशन चाहिए था, तो मुस्लिम लीग एजिटेशन करने लगती है, ठीक है, क्योंकि इन्हें पार्टीशन चाहिए था, ठीक। उसके बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की होगी उसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कोई पार्ट जो है अगर वो नहीं चाहता, ठीक है, अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऑन द सेम डे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी थे, वो पार्टीशन प्लान मतलब रखते हैं, ठीक है, जिसे मतलब माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, और इसे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इनैक्ट होता है, ठीक। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के कुछ फीचर्स हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, फ्रॉम अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इस एक्ट में ऐसा बोला गया, ठीक। इसने जो है इंडिया का पार्टीशन किया, और पार्टीशन कैसे हुआ, जो इसने 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट किए, ठीक। और इन दोनों डोमिनियन को पावर दिया गया कि अगर वो चाहें तो वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हैं। इसने जो है जो वाइसरॉय का ऑफिस था उसे एबॉलिश कर दिया। इसकी जगह पे जो दोनों डोमिनियन थे उसके लिए गवर्नर जनरल का पोस्ट दिया, ठीक है, जो ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन ये ब्रिटिश किंग के द्वारा तो अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन जो ये डोमिनियन कैबिनेट थी ना, इसके एडवाइस पे ब्रिटिश किंग इन गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या था कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ब्रिटेन में बोला जाता था, ठीक है, तो हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, इसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को लेके, ऐसा इसमें बोला गया, ठीक है। इसमें ये भी दोनों ये जो 2 डोमिनियन थे ना, उनको ये पावर दिया गया कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना सकते हैं, ठीक है, और वो एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने नेशन के लिए, अपने नेशन के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वो चाहे ना तो वो किसी भी एक्ट को, ठीक है, इवन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसे भी एबॉलिश कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। तो जब तक, और इन्होंने इसमें ये भी प्रोविज़न किया गया, ठीक, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो किसी भी मैटर पे लेजिस्लेट कर सकती है, कब तक, जब तक इनकी नई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता, ठीक। ठीक, तो ये इसका प्रोविज़न था। और नाउ नेक्स्ट फीचर इसका देखते हैं कि इसने जो अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ऑफिस होती थी ना उसे एबॉलिश कर दिया, ठीक है, और जो उसका फंक्शन था ना उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स इसके पास ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक। इसने प्रोक्लेम किया कि जो ब्रिटिश की पैरामाउंसी थी ना, अभी तक क्या थी कि जो ब्रिटिश था वो पैरामाउंट इन प्रिंसली स्टेट के लिए होता था, ठीक है, वही सर्वा होता था। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया कि ब्रिटिश जो पैरामाउंसी है ना वो लैप्स हो जाएगी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट, और जो इसने ट्रीटी वगैरह साइन किए थे ट्राइबल एरिया के साथ, ओके। कब, 15 अगस्त 1947 के बाद जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी ना वो लैप्स हो जाएगी, ठीक। और इसने ये भी कहा कि अब इसके बाद जो प्रिंसली स्टेट है ना उनको फ्रीडम होगी, वो चाहे तो कोई भी डोमिनियन ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर दे कैन ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, ठीक।
अब इसके बाद क्या हुआ कि अभी तक क्या था कि क्या होता था कि ब्रिटिश मोनार्क के पास वीटो पावर होता था। कोई भी बिल जो है ना, अगर वो यहाँ पे वाइसराय के द्वारा पास होती थी, ठीक है, तो उसके पास जो ब्रिटिश मोनार्क था उसके पास वीटो पावर थी, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या किया, जो वीटो पावर थी उसको एंड कर दिया। लेकिन ये जो पावर थी ना, वो गवर्नर जनरल के पास ट्रांसफ़र हो गई। तो इसके पास फुल पावर थी, कोई भी बिल, ठीक है, वो हिज मेजेस्टी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेम पे वो असेंट कर सकता था। इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे ना एंड प्रोविंशियल गवर्नर थे, तो उन्हें नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट घोषित किया, ठीक है। मतलब नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कैसे, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर अभी के टाइम होते हैं ना, वैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर जो थे उन्हें हेड ऑफ स्टेट बना दिया इस एक्ट ने। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ने। और जो अब भाई देखो नॉमिनल हेड है, तो इनको किसके एडवाइस पे काम करना पड़ेगा? एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आल मैटर्स, ओके। इसने जो है पहले क्या था कि एम्परर ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला जाता था, लेकिन अब उस रॉयल टाइटल्स को अब किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक। अभी तक क्या होता था कि जो सिविल सर्विसेज की पोस्ट थी ना, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है कुछ कुछ रिजर्व कर सकते थे, ठीक। सिविल सर्विसेज के जो अपॉइंटमेंट होते थे, ठीक है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, ठीक। लेकिन अब इस एक्ट ने क्या किया कि इसने इसको एंड कर दिया। लेकिन जो सिविल सर्वेंट 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट हो गए हैं, वो सेम बेनिफिट इंजॉय करेंगे। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक, ठीक। तो ये बात कही गई इसमें। ये मेजर प्रोविजन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 के। अब हम कुछ इंटरिम गवर्नमेंट के जो 1946 कुछ मेंबर थे ना, तो उन्हें हम देख लेते हैं। साथ ही साथ जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थी उसके भी कुछ मेंबर को देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको पढ़ दूंगा, ठीक है, आप इसे सुन के और मतलब अपना जो न्यूमोनिक्स वगैरह बना सकते हैं या कुछ नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके दिमाग में अलग स्टोरी होंगी किसी भी पर्सन को लेके, तो आप वैसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ। जो पहली इंटरिम गवर्नमेंट थी ना 1946 में, अब इंटरिम गवर्नमेंट कैसे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वही इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्म में भी काम करती थी, तो वही आप मान लीजिए, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या पोर्टफोलियो मिलता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, ठीक है। अब आप इसको आइडिया ऐसे रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी मतलब थोड़ा फॉरेन वगैरह से अवेयर थे, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स का जैसे अभी हम इंडिपेंडेंट मतलब जब पढ़ते हैं ना कि फ्रीडम स्ट्रगल, तो हम देखते भी हैं, ठीक, कि बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी और नेहरू जी काफ़ी अदर कंट्री से इंस्पायर थे, लाइक रसिया, सोशलिज्म वगैरह। तो आप उससे इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल वो भी जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या रहेगा? तो होम रहेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रहेगा, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का घर रहेगा, ठीक। उसके बाद इनका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिलेगा? तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिलेगा, ठीक। तो फूड एंड एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र। अब देखिए, आप जब इसको मल्टीपल टाइम रीड करेंगे ना, व्हेन यू रीड दिस मल्टीपल टाइम्स, ऑफ कोर्स देयर विल बी एन इमेज विच इज क्रिएटेड इन योर माइंड, एंड आफ्टर दैट यू विल नेवर फॉरगेट दिस थिंग, ओके। सो मैंने कई बार इसको पढ़ा है, तो मेरे दिमाग में ऐसे छप गया ना कि अगर मेरे से कोई पूछेगा फूड एंड एग्रीकल्चर कौन था, तो मैं बता दूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। सो फॉर दिस काइंड ऑफ क्लियरिटी यू हैव आल्सो नीड टू रीड सच काइंड ऑफ फैक्ट मल्टीपल टाइम्स, ओके। Here my objective is to make very easy Lakshmikant for you, so that when you are going to read it second times, you will feel a little bit easy, okay. So this is my objective. उसके बाद डॉक्टर जॉन मथई को इंडस्ट्री एंड सप्लाईज मिलती है। अब देखो, जॉन मथई थोड़ा इंग्लिश टाइप का नेम लगता है ना, तो इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। अब उस टाइम ब्रिटिशर्स पहले कंट्रोल करते थे ना, तो वैसे इंग्लिश टाइप का नाम है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डॉक्टर जॉन मथई, इंडस्ट्री एंड सप्लाईज। मैंने तो इसे ऐसे याद किया, ठीक है। जगजीवन राम, तो मतलब राम जी, तो मतलब राम जी, तो अभी आप बीबी राम जी से मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ राम जी, तो इसको लेबर से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक।
उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, मतलब बलदेव सिंह मतलब बल, फोर्स, ठीक है। तो डिफेंस, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। सी एच भाभा, अब देखो होमी जहांगीर भाभा जी को आप जानते हैं ना कि हाँ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक। तो वो 3 जो स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के, उनके उन्होंने ही तैयार किया था उसे, ठीक है। तो सी एच भाभा है, तो अब इनका आप ऐसे ऐड कीजिए कि ये पावर से थोड़े रिलेटेड होंगे, ठीक है। हालांकि ये वो वाले होमी जहांगीर भाभा नहीं थे, ठीक, पर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। पावर हो गए, ठीक है, माइंस हो गए, वर्क हो गए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। लियाकत अली खान, आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने मतलब ज्वाइन कर लिया था इंटरिम गवर्नमेंट को, तो उसने अपने कुछ मेंबर को भेजे थे जिनमें लियाकत अली खान थे। इनका क्या काम था, ये फाइनेंस के हेड बन गए, ठीक है, पोर्टफोलियो इनको अलॉट हो गया। ये सारे फंक्शन को रोकने का काम बस करते थे कि भाई अब कोई काम नहीं होना चाहिए, इन लोग का अच्छे से काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लियाकत अली खान फाइनेंस थे। अब्दुल राब निस्तार पोस्ट एंड एयर के थे, ठीक है। तो अब्दुल राब निस्तार पोस्ट एंड एयर के थे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का आसफ अली थे, ठीक। उसके बाद एजुकेशन एंड आर्ट सी राजागोपालाचारी, ठीक है। तो ये गांधी जी के काफ़ी करीब थे, तो आप इसको याद रख सकते हैं। एजुकेशन एंड आर्ट में सी राजागोपालाचारी जी, ठीक है। आई आर चुंद्रीगर कौन थे, आई चुंद्रीगर, तो ये कॉमर्स से रिलेटेड थे। गजनफार अली खान हेल्थ से रिलेटेड थे, ठीक। अब गजनी को हेल्थ का इशू था, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही से याद किया है कि गजनी को हेल्थ का इशू था, ठीक है, उसका मुंडन था ना, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद कर लिया। देखिए आपको कोई भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि माई ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट मेमोराइज द थिंग, ओके, एंड माई ऑब्जेक्टिव हियर नॉट टू हर्ट एनी वे समवन सेंटिमेंट्स, ओके। सो ये ऐसे था। उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल आते हैं, वो लॉ के रहते हैं, ठीक है। अब जो है उसके बाद फर्स्ट कैबिनेट जो इंडिया की बनती है 1947 में, उसके मेंबर्स को, हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जो जी थे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो जो था ना गवर्नर जनरल माउंटबेटन, उसका तो कोई काम नहीं रहा, तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है मेन पोस्ट किसकी मानी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को मानी जाएगी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। सो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी बनेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, आपने ऊपर भी देखा इंतरिम गवर्नमेंट में भी यही थे, तो यहाँ पे भी यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च में भी जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, तो इनका भी सेम है, चेंज नहीं हुआ है, बस इसमें एक चीज़ ऐड हो गया स्टेट्स का। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो इन्होंने जो 563 प्रिंसली स्टेट थे, उनको इन्होंने जो है इंडिया में ज्वाइन करने का काम किया था, ठीक। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि स्टेट को लेके इनका मतलब काफ़ी था, कॉन्स्टिट्यूशन था, इसीलिए वो स्टेट के जो पोर्टफोलियो थे उसको हेल्ड करते थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, तो फूड एंड एग्रीकल्चर इनका भी सेम है, नो चेंज, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो एजुकेशन से रिलेटेड है, मौलाना जी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मौलाना जी अभी पढ़ाते ना, ठीक है, इस्लाम में, तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके, बस ऐसे याद कर लीजिएगा आपको, ठीक है। सो उसके बाद डॉक्टर जॉन मथई आते हैं, तो डॉक्टर जॉन मथई पहले क्या थे, पहले थे ये थे कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह से थे, ठीक है, पहले थे ये जॉन मथई जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई से थे, ठीक है। अब इनका क्या हो गया, तो अब ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का हो जाएंगे। आर के समुंगम सेट्टी जी फाइनेंस का हो जाएंगे। पहले कौन था, लियाकत अली खान जी, ठीक है, लियाकत अली खान पहले थे, अब कौन हो जाएंगे, आर के समुंगम सेट्टी फाइनेंस के हो जाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेरी पॉपुलर, वो ला के हो जाएंगे, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, ठीक है। जगजीवन राम लेबर के ही रहेंगे, इसमें नो चेंज, ठीक है, बीवीजी राम जी जगजीवन राम, ओके। सरदार बलदेव सिंह अभी भी वाइन के अंदर बल रहेगा, ये डिफेंस के रहेंगे। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ की हो जाएंगे। सी एच भाभा कॉमर्स के हो जाएंगे, पहले वो माइंस के थे, ठीक है, माइंस के थे पहले, पावर के थे, अब ये कॉमर्स के हो जाएंगे, ठीक है, सी फॉर कॉमर्स, ओके। रफ़ी अहमद किदवई जी कम्युनिकेशन के बनेंगे, ठीक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई के बनेंगे। बी एन गाडगिल जी वर्क माइंस एंड पावर के बनेंगे, ठीक है। तो सी एच भाभा का प्ले अब कौन ले लेगा, बी एन गाडगिल जी ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर्स। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल start from chapter number 2. So you have need to remember one thing, which is that the starting to 3 to 4 chapters, okay, up to fundamental rights, ठीक है, or before fundamental rights. Fundamental rights are little bit logical as well. Otherwise these 3 to 4 chapter, initial 3 to 4 chapters are fact oriented a little bit more, okay. So you have need to put a lot of efforts from your side
to remember this fact. Okay, so thank you. This is the chapter 1. From next class we will try to cover chapter number 2. Okay, so thank you, goodbye, take care.